Hello viewers, hello and welcome back to my YouTube channel. This is Advocate Shaukat Mir. It's been long that I have not uploaded any of the video on my YouTube channel due to some personal engagements and busyness. But from today onwards, I would try my best to give you the content, and I will hope my best from your side that you will be supporting my YouTube channel by subscribing and liking the videos and obviously sharing it with others. See, we have seen many of the things around us which are very important to be grabbed and have the knowledge about. But I think in the current era or current situations, in our society, I would say in the Indian society particularly, it is very important that people must know the chain which is followed in the criminal or civil trials in the court. तो मैं आज सबसे पहले क्रिमिनल्स के साथ स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये मेरा अपना फील्ड है, तो मुझे लगा कि इसके रिलेटेड कंटेंट लेकर आना और लोगों को बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और ये चीजें हर एक इंसान कभी ना कभी अपनी जिंदगी में फेस करता है, खुद ना करे उसके रिश्तेदार वगैरह कुछ ना कुछ होता ही होता है। तो क्रिमिनल केसेस में सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है क्रिमिनल केस को स्टार्ट करने का, जो होता है जहां से क्रिमिनल केस शुरू होता है, उसको एफआईआर कहते हैं। मतलब हम जनरली ये कह सकते हैं, ठीक है जी। अदरवाइज प्राइवेट कंप्लेंट से भी क्रिमिनल केसेस इनिशिएट होते हैं, ठीक है। एफआईआर एक ऐसी चीज है जिसका जानना हर इंसान के लिए बड़ा जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि एफआईआर हर इंसान इसके बारे में मतलब उसने सुना तो है, उसको दिमाग में तो है कि एफआईआर एक पर्चा काटना, पर्चा चाक करना, उसको एफआईआर कहते हैं, लेकिन इसकी अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं जानते। तो मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोगों के साथ शेयर करना, लोगों को बताना है इसके बारे में। तो आज मैं इसलिए एफआईआर लेकर आया। एफआईआर होती क्या है पहले ये जानते हैं। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अच्छा, ये कौन सी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है? देखिए, जैसे ए ने बी के साथ लड़ाई कर ली, एग्जाम्पल, ठीक है जी। ए ने बी के साथ लड़ाई की, मान लीजिए दोनों में तगड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी, ठीक है जी। ए ने बी को मार दिया, अच्छे तरीके से झापड़ वापड़ मारे, नाक से खून वगैरह निकाला, ठीक है। तो अब बी जो है ना, अच्छा ए ने बी को मारा, ठीक है। अब बी क्या है? बी इसमें मजलूम है, विक्टिम है, ठीक है जी। क्या है? विक्टिम है बी। बी इसमें विक्टिम है, ठीक है जी, जिसके ऊपर जुल्म हुआ, जिसको मारा गया। अब बी क्या करेगा? बी ऑब्वियसली जाएगा थाने में। कहां जाएगा? पुलिस स्टेशन, ठीक है। और जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, उसको बोलेगा कि भाई आप क्या कीजिए, आप पर्चा चाक कीजिए, ठीक है, एफआईआर दर्ज कीजिए, ठीक। एफआईआर दर्ज करने का मतलब क्या हो गया कि वो उनको बोलेगा कि मेरे साथ ऐसा जुल्म हुआ, मुझे मारपीट हुई वगैरह वगैरह। तो आप क्या कीजिए, इंफॉर्मेशन लिखिए अपने रजिस्टर के अंदर कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा मसला हुआ, ताकि मैं क्रिमिनल ट्रायल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है उनको इनिशिएट करता हूं, ठीक है। तो ये बंदा जाता है पुलिस स्टेशन में और अपनी एफआईआर कराता है दर्ज। पुलिस ऑफिसर क्या करता है, वो उनकी एफआईआर अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये जानना है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये जानना है कि किन केसेस में एफआईआर हो सकती है, ठीक है जी। किन केसेस के अंदर एफआईआर होती है? देखिए, दो तरीके के केसेस हम देखते हैं, ठीक है जी। दो तरीके के केसेस देखते हैं। एक होता है यहां से, एक होता है कॉग्निजेबल केस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल केस। आप इतना ही समझिए, एफआईआर के लिए इतना जानना ही जरूरी है, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दो तरीके के केसेस होते हैं। कॉग्निजेबल केसेस वो केसेस होते हैं जो ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस के रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो ये कॉग्निजेबल केस है। अब किसी ने किसी को गाली दे दी, एक नॉन कॉग्निजेबल केस है, ठीक है। मान लीजिए कोई खड़ा कहीं पार्टी में कुछ मान लीजिए चाय पी रहा है किसी के साथ, दूसरा इंसान उसको ऐसे ऐसे घूर रहा है। घूरना भी जुर्म है, ये भी गुनाह है, लेकिन ये ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नॉन कॉग्निजेबल केस, ठीक है। कॉग्निजेबल कौन सा होता है? जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। और एफआईआर जो है वो हमेशा कॉग्निजेबल केसेस के अंदर होती है, मतलब सीरियस ऑफेंसेस के अंदर एफआईआर दर्ज कराई जाती है, ठीक है जी। ये दो क्वेश्चनों का हमें जवाब मिल गया। पहला हमने देख लिया एफआईआर क्या होती है, दूसरा हमने देखा कि किन केसेस के अंदर एफआईआर रजिस्टर होती है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या एफआईआर की भी कुछ किस्में होती हैं? क्या एफआईआर की भी कुछ टाइप्स होती हैं? बिल्कुल होती है। जनरली एफआईआर फिजिकली मतलब लोग खुद जाते हैं थाने में दर्ज कराते हैं,
लेकिन उसके अलावा भी दो तरीके से एफआईआर दर्ज होती है, वो उनको मैं एफआईआर की टाइप्स में लेकर आया हूं, ठीक है, जो हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए, मैं जो जनरल एफआईआर है उसके अलावा दो और एफआईआर के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। एक जीरो एफआईआर कहलाती है, ठीक है, और एक होती है ईएफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। पहले देखते हैं जीरो एफआईआर क्या है। मान लीजिए एक बंदा है एक्स, ठीक है, एक्स ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है और एक बंदा आ जाता है कोई अननोन एस, वो उसको पीट देता है, ट्रेन में ही पीट के चला जाता है। अब ट्रेन चल रही है, मान लीजिए एक्स को मार पड़ी हम कहते हैं दिल्ली में। कहां पे मार पड़ी? दिल्ली में, ठीक है, और ट्रेन रुकती है जाके, मान लीजिए एग्जांपल ले लें, ठीक है, इसको एग्जांपल की तरह ही देखना है, मुंबई में जाके ट्रेन रुकती है, ठीक है। प्लेस जहां पर ऑफेंस हुआ है, जहां पर जुर्म किया है इसने, वो कौन सी है? दिल्ली में, ठीक है, और जहां ट्रेन जाके रुकती है वो कौन सी है? मुंबई, ठीक है जी। तो एक्स उठा, एक्स मुंबई के ही थाने में चला गया और उनको बोला कि भाई एफआईआर दर्ज कर लो, एस ने मुझे मारा है, एस ने मुझे मारा है। मुंबई वाले जो, मान लो वहां पे कोई पुलिस स्टेशन है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। अब मुंबई वाला पुलिस स्टेशन वाला जो ऑफिसर है, वो वहां से उठ के दिल्ली तो इन्वेस्टिगेशन करने आएगा नहीं, है ना, तो मौका वारदात में तो वो आ नहीं सकता। अब क्या होगा, ये मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, उसको सीरियस वो मत लेना, मतलब उसको मजाक मत लेना, मुंबई और दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है। अब मुंबई का जो पुलिस स्टेशन है, ये क्या करेगा, ये यही इंफॉर्मेशन देगा किसको? दिल्ली के पुलिस स्टेशन को। मुंबई वाला पुलिस स्टेशन ये इंफॉर्मेशन दिल्ली वाले पुलिस स्टेशन को देगा, फिर वहां से प्रोसीडिंग शुरू होगी। लेकिन एक्स ने जो मुंबई के अंदर एफआईआर दर्ज की, एफआईआर दर्ज करवाई, वो जीरो एफआईआर कहलाएगी। क्यों जीरो एफआईआर कहलाएगी? उसका एक रीजन है। देखिए, पहले देखते हैं जीरो एफआईआर असल में होती क्या है। देखिए, जीरो एफआईआर है मतलब आप एफआईआर दर्ज करते हैं लेकिन एफआईआर को कोई नंबर नहीं डालते, कोई सीरियल नंबर नहीं डालते, मतलब उसको कोई रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर नहीं डालते, उसका कोई नंबर नहीं होता है। आपके पास इंफॉर्मेशन आई, आपने दर्ज कर ली, जीरो एफआईआर। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको इसके अलावा। मान लीजिए एक लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, ज्यादती हो जाती है, रेप हो जाता है उसका, ठीक है, वो फोन करती है, किसी भी पुलिस स्टेशन पे वो कॉल मिल जाती है। मान लीजिए दिल्ली के अंदर क्राइम हुआ, लड़की दिल्ली के अंदर है, लेकिन उसका फोन मिल गया कहां पर? मुंबई के अंदर, ठीक है। तो मुंबई का पुलिस वाला जो है वो बॉन्ड है वो एफआईआर दर्ज करने के लिए, मतलब उस वो एफआईआर मना नहीं कर सकता, लेकिन वो उस एफआईआर में नंबर वगैरह नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि जो मौका वारदात का पुलिस स्टेशन है वो कोई और पुलिस स्टेशन है। बात आ रही समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक लड़की के साथ एक किसी तहसील में, एक तहसील में भी पुलिस स्टेशन है, दूसरी तहसील के अंदर भी पुलिस स्टेशन है। एक तहसील में किसी लड़की के साथ कोई वारदात हो जाती है, लेकिन लड़की भाग रही है, भागते भागते वो दूसरे तहसील के पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वहां पर वो एफआईआर दर्ज कराती है। तो वो जो दूसरा तहसील वाला पुलिस स्टेशन है वो भी जीरो एफआईआर दर्ज करेगा, मतलब वो बिना रेफरेंस के, बिना किसी नंबर के, बिना सीरियल नंबर के वो एफआईआर दर्ज करेगा। फिर उसके बाद वही जीरो एफआईआर ट्रांसफर होकर आएगी कहां पर? जहां जिस तहसील के अंदर जुर्म हुआ है उस तहसील के पुलिस स्टेशन में। फिर उस तहसील के पुलिस स्टेशन में दोबारा से पर्चा चाक होगा, दोबारा से एफआईआर लगेगी, जिसको हम एक्चुअली एफआईआर मानकर चलेंगे और जिससे कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी। ये होता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर मतलब जिसका कोई मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई रेफरेंस नंबर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो एक हम कैसे इमरजेंसी में हम किसी भी जगह को एफआईआर दर्ज कराते हैं, उसको हम जीरो एफआईआर कहेंगे। लेकिन एक्चुअल एफआईआर वहीं पर होती है जहां पर जुर्म हुआ होता है, जिस पुलिस स्टेशन के गिरदोनवा में जुर्म हुआ होता है, उसी पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन है, उसी पुलिस स्टेशन के अंदर असली एफआईआर दर्ज होती है। जीरो एफआईआर समझ आ गई। अब एक होती है ई एफआईआर। आपको किसी ने मारा, बहुत दूर है, आपने टेलीफोन उठाया, 100 या फिर जो भी नंबर होता है पुलिस स्टेशन का, आपने उसको दर्ज किया, 100 पे कॉल की, ठीक है, पुलिस स्टेशन में कॉल लगी तो आपने एफआईआर दर्ज करा दी, मतलब टेलीफोनिकली दर्ज करा दी, उसको हम ई एफआईआर कहेंगे। बता रही समझ में? टेलीफोनिकली आपने दर्ज करा दिया, ईमेल डाल दिया, ठीक है, उसको ई एफआईआर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और उससे बड़ा सवाल आ जाता है, ई एफआईआर के बाद भी एक सवाल आता है। वो सवाल ये है कि मान लीजिए एक से ज्यादा एफआईआर लगी। एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है जी।
ए ने बी को मारा, ठीक है, बी गया, बी ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर दी, सेम पुलिस स्टेशन, ठीक है, फिर ए जाता है, ए भी उसी सेम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करता है, दोनों ने एफआईआर दर्ज की। ऐसा अमूमन होता है जब दो पार्टी लड़ती हैं आपस में, कभी भी लड़ाई होती है तो दोनों पार्टी जाती है थाने में एफआईआर दर्ज करने। तो क्या पुलिस वाले एक किसी का डिनाई कर सकते हैं कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होगा, दोनों एफआईआर दर्ज हो जाती है, ठीक है, दोनों एफआईआर दर्ज हो जाती है। फिर इन दोनों एफआईआर में से बेसिकली फिर कोर्ट देखता है कि कौन सी एफआईआर है जिसका चालान जो है आगे ले जाना पड़ेगा हमें, जिसको मतलब आगे हमें प्रोसेस करना है, ठीक है। फिर वेटेज देखी जाती है, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, उससे उसके बेसिस पर देखा जाता है कि कौन सी पार्टी विक्टिम है और कौन सी पार्टी जो है वो ऑफेंडर है, ठीक है जी, जिन्होंने ऑफेंस किया है। फिर जो ऑफेंडर है उनके खिलाफ एक्चुअली जो एफआईआर लगी होती है उसी को प्रोसेस किया जाता है, उसी के ऊपर चालान पेश किया जाता है, उसी के ऊपर प्रोसेस किया जाता है सिस्टम, ठीक है। तो जब भी दो एफआईआर होती है तो या एक ही, ये ध्यान में रखिए, दोनों की दोनों एफआईआर जो है वो पुलिस वाले दर्ज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें देखा जाता है कि कौन सी एफआईआर जो है वो रिलायबल नहीं है, फ्रॉड है, ठीक है, उसको कोई खाता ही नहीं है, ठीक, फिर उसको क्वैश कर दिया जाता है, ठीक है। ये है मल्टीपल एफआईआर वाला मसला। चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा अगर कोई पुलिस वाला डिनाई कर देता है कि मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा? ये अक्सर होता है, आप थाने में गए, आपके खिलाफ किसी ने आपको मार दिया, आप थाने में गए, उधर से किसी मिनिस्टर का कॉल आ गया पुलिस वाले को, भाई इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करनी, तो तब आप क्या करोगे? पुलिस वाला बोलता है मैं नहीं करूंगा दर्ज एफआईआर, फिर आप क्या करोगे? उसके लिए एक रेमेडी है, आप सेक्शन 173 बीएनएस खोलिए, सेक्शन 173 बीएनएस। इसका एग्जैक्टली मुझे क्लॉज याद नहीं है, तीसरा या चौथा क्लॉज है, तीसरा और चौथा क्लॉज है, जहां पे क्लियर प्रोविजन दिया गया है, अगर कोई भी स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है, या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन हम कह सकते हैं सीधा, वो मतलब बेरक में ही लिखा होगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, अगर कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, फिर आपने क्या करना है? फिर आप सीधा एप्लीकेशन और वो जो आपने मतलब इंफॉर्मेशन आपके पास है वो सारी लेकर जाएंगे सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। किसके पास? एसएसपी के पास, कि भाई आपका जो कोतवाली है या फिर आपका जो थानेदार है वो मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, मेरे ऊपर हुआ है जुल्म, तो आप उसको डायरेक्ट कीजिए, वो मेरी एफआईआर दर्ज करे, ठीक है। और अगर एसएसपी साहब भी मना कर देते हैं, एसएसपी साहब भी बोलते हैं कि नहीं आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो फिर आप जाएंगे कोर्ट में, फिर आप जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, फिर मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा कि एफआईआर दर्ज हो जाए, ठीक है जी। तो मतलब रास्ता है, ऐसा नहीं कि मतलब पुलिस वाले ने मना कर दिया एफआईआर नहीं हो सकती तो आपकी एफआईआर होगी ही नहीं, ऐसा नहीं, आपके पास रास्ता है। पहला स्टेप है आप सीधा थाने में जाइए, अगर वहां नहीं होगा तो फिर आपने एसएसपी साहब के पास जाना है, वहां से नहीं होगा तो फिर कोर्ट में, आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे दीजिए कि मेरे खिलाफ ये जुर्म मेरे खिलाफ हो गया है, मैं विक्टिम, मैं मजलूम, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? फिर डायरेक्ट करेगी पुलिस स्टेशन को, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए मैटर को। बात आ रही है समझ में? तो ऐसा नहीं हो सकता कि एफआईआर नहीं हो सकती, जुर्म हुआ है तो एफआईआर होगी ही होगी। तो आज ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब एफआईआर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या होगा, क्या एफआईआर लगने के बाद हमारा करियर तबाह हो गया, क्या एफआईआर लगने के बाद अब कैसे प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी कोर्ट के अंदर, ठीक है, इन सारे सवालों का जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय एंड टेक केयर।